ऑटिज्म, लोग इसे बीमारी कहने लगे कि एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों में हो जाती है। इसे सिर्फ बीमारी के रूप में देखना सही है या इसका नजरिया देखने का हमारा क्या होना चाहिए? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी ब्रेन फंक्शनिंग अलग है, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग अलग है, तो वैसे ही उसी एक कंडीशन की ब्रेन फंक्शनिंग अलग है। उस ब्रेन फंक्शनिंग को समझने का काम हमारा है। स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे समझा जाता है और उन पे काम किया जाता है। इंडिया में क्या रेशियो ऑटिज्म का? कि हर 10 बच्चे में एक बच्चे के अंदर ऑटिज्म के ट्रेड्स दिखे। नेम रिस्पॉन्डिंग सबसे बड़ी चीज आती है कि आप बच्चे को बुला रहे हैं, सपोज उसका नाम राहुल है, आप उसे बुला रहे हैं राहुल, वो इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आपने दोबारा बुलाया राहुल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, एक अलार्मिंग साइन है। आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इज नॉट फॉलोइंग दैट इंस्ट्रक्शन। रिपीटिशन बहुत है आपकी कमांड्स की, ही इज नॉट कनेक्टेड टू यू। स्पीच डिले मतलब बच्चा आपके साथ बिल्कुल वर्ड्स ही नहीं है बच्चे। जब कम्युनिकेशन की बात आती है, बच्चों के अंदर वर्ड्स होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। ऑटिस्टिक बच्चे हमारे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दे आर वेरी गुड रिसेप्टर्स। तो इसलिए हम कहते हैं इनपुट बहुत अच्छा है पर आउटपुट में कहीं ना कहीं लैक है। सो पेरेंट को यहाँ पर समझना, उनको गाइडेंस देना, ये हमारा बहुत बड़ा रोल आता है। अकेले हम लोग एज अ थेरेपिस्ट कुछ नहीं कर सकते। सो ये सारे हमारे रेड फ्लैग्स के अंदर कंसिडर करे जाते हैं। स्पिनिंग अगर कहूँ, घूम रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं, दैट कैन अगेन अ पैटर्न, रिपीटेटिव पैटर्न। इसमें एक और चीज मैं बोलूंगी, हमेशा बच्चे को जब आप ईटिंग हैबिट सिखा रहे हैं तो स्टार्ट विद प्रेफर्ड फूड इन कंपेयर टू नॉन प्रेफर्ड फूड। आपकी जो एनजीओ इसमें हेल्प करती है? डेफिनेटली हम लोग एज अ गाइडिंग पाथ हैं, हम लोग एसोसिएटेड है नेशनल ट्रस्ट से भी। हम लोग एनजीओ जो साउथ, हमारा जो एरिया पड़ता है साउथ वेस्ट, वहाँ पर एज अ गार्जियनशिप कमेटी की मेंबर भी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है तो वी आर हियर टू हेल्प देम। उसके बाद एक हमारा सपोर्ट देता है RPWD एक्ट। सो ये सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं। इवन इफ एनीबडी वांट्स, वी आर हियर टू हेल्प देम। आप कुछ समझना चाहते हो तो हम बता सकते हैं। कैसे आप सभी, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट उनके इस एपिसोड में। और आज का एपिसोड आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर वो जानकारियाँ हम देने वाले हैं आपको जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ख़ास तौर पर पेरेंट्स से डरते हैं। ऑटिज़म, जिसे बीमारी का नाम दे दिया गया, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। अभी हमने देखा था 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे सेलिब्रेट किया गया और अभी तक ये सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस क्यों नहीं है इसे लेकर? डराया क्यों जा रहा है, खास तौर पर उन माँ बापों को जिनके बच्चे ऑटिज़म के शिकार हैं? ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी और एक गंभीर बीमारी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरे पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि क्या आपके बच्चे को ऑटिज़म तो नहीं है। अगर वो ऑटिज़म का शिकार है तो उसे कैसे ठीक करना है। दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे पॉडकास्ट में आ चुके हैं जो कहते हैं कि आप ये दवाई खा लीजिए, ऑटिज़म का आपका जो बच्चा है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या, कौन से स्किल्स आपको देखनी है, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा। क्योंकि जो आज हमारी गेस्ट हैं तनु राजपूत जी, वह फाउंडर हैं उदय की, जो एक ऐसी एनजीओ जो लगातार काम कर रही है बच्चों के ऊपर। और बहुत सारी चीज़ें आज तनु राजपूत जी इस पूरे पॉडकास्ट में आप सभी को समझाने वाली है। मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, आपने हमें बुलाया। मैम, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक था ना, और जब आपके बारे में जाना, उदय के बारे में जाना, तो मुझे इंटरेस्ट आया कि यार क्यों ना जो ऑडियंस परेशान रहती है, जो पेरेंट्स परेशान हैं कि ऑटिज़म के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है, तो इस पॉडकास्ट से आज हमें वो देनी है। मैम, जैसे मैंने कहा ना, 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया और अभी तक लोग उसे कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए, फिर हम आपके ऊपर आएंगे। श्योर। ऑटिज़म, वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे इज़ 2 अप्रैल, उस दिन मनाया जाता है। वहाँ पर हम लोग जैसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम कोशिश करते हैं हम इसके अंदर कम्युनिटी अवेयरनेस क्रिएट करें। सो दिस ईयर ऑल्सो भी हमने सेलिब्रेट किया अपने स्कूल का एनुअल डे। इट नॉट ओनली कि बच्चों को हम अवेयर करना चाहते हैं, हम अवेयर करना चाहते हैं उस कम्युनिटी को। सो दैट्स वाई हमेशा हमारा उदय का एनुअल डे उसी अप्रैल में ही मनता है। क्योंकि आप उस टाइम पे कम्युनिटी को इनवाइट करते हैं एंड विच गिव, मतलब दिखाता है कि बच्चों का टैलेंट क्या है। एनुअल डे वाले दिन सारा बच्चा स्टेज पे होता है। अच्छा। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिवेरिटी हो, बट दिल शो यू कि हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है। सो ये हमारा एक सेलिब्रेशन को और ऑटिज़म अवेयरनेस को क्रिएट करने का एक हमारा तरीका है। ऐसे और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी बहुत सारी पेरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो इस पे काम करती हैं, जो दिखाती हैं कि येस, ऑटिज़म सिर्फ एक बात करने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए अवेयरनेस, जैसे आज मैं यहाँ आपके साथ बैठ के साथ अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ, वैसे और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है। बट मेरा बिलीव ये है कि सिर्फ एक महीना नहीं, हमें हर दिन इस बारे में बात करनी चाहिए। सो आज आपने मुझसे पूछा तो होल
अप्रैल हम सब Yes. ऑटिज्म के बारे में बात करते हैं, बट आज मई है। आई एम वेरी हैप्पी कि हम मई में भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद भी हम बात करें, बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि हर दिन इसके बारे में बात हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में हम लोगों को बता पाएँ कि ये क्या है एग्जैक्टली और इसको हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मैम जैसे आपकी जो एनजीओ है उदय, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, एक्चुअल में आपकी एनजीओ क्या कर रही है, किस तरह के काम आप लोग कर रहे हैं लगातार? हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2009 में, अच्छा। और वो भी एक बच्चे के अच्छा। रीज़न से स्टार्ट की थी। मैं उस बच्चे का होम विजिट करती थी। हाँ। कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था तो उदय का बॉर्न हुआ उस टाइम पे। उस बच्चे के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, उसकी एक्सेप्टेंस हुई, देन वी स्टार्टेड उदय वर्किंग टुगेदर वर्क्स। उसी बच्चे के लिए कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं था तो एक स्कूल क्रिएट हुआ। ओके। सो उदय के अंडर अभी मेजरली हम 5 प्रोजेक्ट्स रन करते हैं। एक हमारा उदय स्पेशल स्कूल है, एक हमारा एक प्रयास रोटरी स्किल सेंटर है जो बड़े बच्चों के लिए, जिनमें हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, अच्छा। जिससे वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। सो वी हैव कोर्सेज, जिन कोर्सेज के अंदर एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड हम उसको वो सारी चीज़ें सिखाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एग्जीबिशंस वो चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, वट एवर भी अर्न हम बच्चे को एज अ स्टाइफन प्रोवाइड करते हैं। So we are creating workstation also under that project only. Then we have a residential unit जिसमें हमारे पास 9 boys रहते हैं। ओके। वो हमारे पास एक पर्पस के लिए हम लोगों ने वो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं। बहुत पेरेंट्स का कंसर्न होता है व्हाट विल हैपन आफ्टर अस, सो दिस इनिशिएटिव इज़ द आंसर ऑफ दैट, व्हाट विल हैपन आफ्टर अस। सो मेजरली जो हमारा असिस्टिव लिविंग प्रोग्राम है वो फोकस यही करता है कि बच्चे को अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली हमें बनाना है, जैसे हम रहते हैं हमारा बच्चा भी वैसे रह सके इंडिपेंडेंटली। देन वी हैव वन प्रोजेक्ट विच इज़ OPDs, द चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल, दे आर टेकिंग 1-to-1 थेरेपी हमारे पास आके फॉर सपोर्ट, सो दैट वो अपनी लाइफ को आगे स्मूथली एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में चला सकें। जी। देन वी हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्पेशल एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स। We have short-term courses also, and we have a collaboration with SCRT. Okay. So hands-on training program हम लोग provide करते हैं। एक initiative है which is very close to me, CBR, that is community based rehabilitation, जिसमें हमारी modified ambulance 3 slums को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। Wow. जहाँ वेस्ट दिल्ली में रेगुलर हमारा स्टाफ वहाँ जाके थेरेपीज प्रोवाइड करता है, एंड मिड डे मील, क्योंकि दैट इनिशिएटिव वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट, रीज़न अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस कि ये बच्चा कुछ कर सकता है। सो वहाँ से बच्चों का स्क्रीनिंग करना और उनको वहाँ तक लाना वाज अ बिग जर्नी। तो जब 2009 में आपने इसकी शुरुआत करी उदय की, तो चैलेंजेस देखिए हर चीज़ में आते हैं, और आपने तो एक ऐसा टॉपिक लिया ना, ऑटिज़म, उसकी अवेयरनेस बहुत इजी तो नहीं रहा होगा, क्योंकि जब ये टॉपिक मैंने सुना था ना तो मेरे को समझने में, पढ़ने में मेरे लिए भी ईजी नहीं था। इसके पीछे बहुत गहराई थी, बहुत डीप था ये, कि लोग इस पर काम ही नहीं कर रहे, और आपने 2009 में इसके बारे में सोचा और आप लगातार इस पे काम करें। तो क्या चैलेंजेस फेस किए? सर देखिए, मेरी जर्नी आई वुड से इमोशनली फैमिली से भी कनेक्टेड है। मेरा इस फील्ड में आने का रीज़न मेरी सिस्टर है। आई हैव सीन शी इज़ अ पोलियो पेशेंट, सो आई हैव सीन अपने पेरेंट्स की अनअवेयरनेस वाला और मिस गाइडेंस एंड ऑल। उसके बाद मेरी सारी एजुकेशन इसी में है, ओके। एंड एवरी डे एक बच्चे की न्यू लर्निंग इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी। सो वही मोटिवेशन के थ्रू ये जर्नी चलती आ रही है, और आई रियली वांट कि ये जहाँ तक जो मैंने ड्रीम लिया है मैं उसको वहाँ तक फुलफिल कर पाऊँ। क्या ड्रीम ले रखा है आपने? डेफिनेटली आई ऑलवेज वांटेड कि उदय एक ऐसा प्लेस हो जहाँ पर हर चीज़ का एक आंसर हो, हर पेरेंट एम्पावर होके निकले, सो दैट दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, और हर बच्चा एक इंडिपेंडेंटली हैप्पीली एक्सेप्टेड हो। बहुत शानदार। सो दिस इज़ माई ड्रीम एंड आई रियली वांट कि ये होगा। आई नो बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार मेहनत कर रही हैं, मैं आपके बहुत सारे पॉडकास्ट भी देख चुका हूँ, तो मेहनत तो रंग ज़रूर लाएगी। थैंक यू सो मच। ऑटिज़म, हाँ जी, लोग इसे बीमारी कहने लगे कि एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों में हो जाती है। इसे सिर्फ बीमारी के रूप में देखना सही है, या इसका नज़रिया देखने का हमारा क्या होना चाहिए? देखिए, ये एक बीमारी नहीं है, पहले तो मैं यहाँ क्लियर करूँगी। ये एक जस्ट न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, ठीक है। इनका सिर्फ सोचने का एक नज़रिया और सोचने का तरीका अलग होता है, उसको हमें समझना है, उनको नहीं समझना है। जिस दिन आपने उसको समझ लिया, आप ऑटिज़म को आराम से मैनेज कर सकते हैं। जी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी ब्रेन फंक्शनिंग अलग है, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग अलग है, तो वैसे ही उसी एक कंडीशन की ब्रेन फंक्शनिंग अलग है। उस ब्रेन फंक्शनिंग को समझने का काम हमारा है। स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे समझा जाता है और उन पे काम किया जाता है, और जब अच्छे से काम होता है तो ये चीज़ें बहुत अच्छी आगे निकल के जा सकती हैं। तो क्या रेशो लगता है आपको, इंडिया में क्या रेशो ऑटिज़म का? सर अभी तो अगर हम बात करें तो बहुत बढ़ रहा है। अच्छा। अगर हम सर्वे देखें और
बात करें तो अब तो ये कहा जाता है कि हर 10 बच्चे में एक बच्चे के अंदर ऑटिज्म के ट्रेड्स दिख रहे हैं 10 में से एक बच्चे में दिख रहे हैं ऑटिज्म के ट्रेड्स बहुत बड़ा मतलब ये बढ़ रहा रेशो हो है सकता है। डेफिनेटली ये रेशियो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। इसके बहुत सारे कारण भी हैं। जैसे इसके कारण हैं कि एक तो सबसे पहले ये स्क्रीन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा रीज़न है। हाँ। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ स्क्रीन टाइम, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये बाय बर्थ है, ठीक है, बट इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप बच्चे की ग्रोथ को कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं। अगर उसकी स्किल्स जब डेवलप हो रही हैं उस टाइम पे उसको वो चीज़ मिल जाए जो उसको डाइवर्ट कर रहा है उसकी स्किल डेवलपमेंट से, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की ग्रोथ डिले हो जाती है। तो स्क्रीन जब आप भी देखते हैं और मैं भी देखती हूँ ना, तो हमारी प्रोसेसिंग ऑलरेडी बहुत इम्पैक्ट हो चुकी होती है। तो स्क्रीन फॉर अर्ली स्टेजेस फॉर अ लॉन्गर टाइम इज ऑलवेज गिव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आज के डेट में तो स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, पेरेंट्स खुद बच्चों को स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं कि बच्चा हमारा जिद करता है, बच्चा रो रहा है तो हम उसके हाथ में फ़ोन दे देते हैं। सर देखिए, मना किसी चीज़ के लिए नहीं किया जाता है, पर हर चीज़ का देने का तरीका और हर चीज़ को फेड करने का तरीका बहुत मैटर करता है। आपको कैसे देना है और उसको कैसे लेना है बहुत मैटर करता है। आप बच्चे से कोई चीज़ छीन नहीं सकते आजकल के टाइम पे। सो रिस्पेक्ट आपने दिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फेड कैसे करना है। तो पेरेंट एम्पावरमेंट, तभी मैंने बोला, बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो वैसे ही स्क्रीन के भी हैं। तो कैसे अर्ली साइन हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो चुका है? देखिए, अगर मैं बिल्कुल अर्ली इंटरवेंशन की बात करूं कि नेम रिस्पॉन्डिंग सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आप बच्चे को बुला रहे हैं, सपोज उसका नाम राहुल है, आप उसे बुला रहे हैं राहुल, वो इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपने दोबारा बुलाया राहुल इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, एक अलार्मिंग साइन है। आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इज़ नॉट फॉलोइंग दैट इंस्ट्रक्शन, रिपीटिशन बहुत है आपकी कमांड्स की, ही इज़ नॉट कनेक्टेड टू यू, वो कोने में बैठ के अपना खेलता है, ही इज़ नॉट कनेक्टेड कि सामने क्या हो रहा है, सिर्फ नीड बेस्ड के लिए आपके पास आता है, पानी चाहिए तो आपका हाथ पकड़ लेगा, ठीक है। बच्चा अगर कोई खेलने का तरीका उसका अलग है, वो चीज़ें लाइन अप करता है, वो तरीका अलग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बच्चा अगर लाइन अप कर रहा है तो आप उसे ऑटिज्म कह देंगे। हमें ये देखना है कि वो सोशली इन्वायरमेंट से कितना कनेक्टेड है, क्या वो खेलते खेलते आपके साथ कनेक्टेड है, तो ठीक है। अगर वो नहीं है, वो उसी चीज़ में अपनी दुनिया में ही घुसा हुआ है, देन देयर आर सम रेड फ्लैग्स जिनको हमें जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व करना चाहिए और बच्चे के साथ काम करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को भी तो इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है हमारा बच्चा सबके साथ इन्वॉल्व नहीं होता, उसे अकेला रहना पसंद है, और वो इसको ऑटिज्म नहीं समझते। देखिए, मैं अभी भी बताती हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं। ऑटिज्म एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, इसका नाम ही पूरा यही है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ऑटिस्टिक हो। अगर बच्चा अकेला खेल रहा है और वो आपके साथ कनेक्टेड है या एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है, बाकी चीज़ों में इम्पैक्ट नहीं है, सोशल स्माइल में इम्पैक्ट नहीं है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में इम्पैक्ट नहीं है, आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपकी चीज़ों को याद रख पा रहा है, कोई रिपीटेटिव बिहेवियर्स नहीं है, कोई सेंसरी इश्यूज नहीं है, देन इट्स ओके। बट अगर ये सारी चीज़ें भी सराउंडेड हैं सिर्फ प्ले के साथ, तो देयर आर, मतलब आई कैन से रेड फ्लैग्स, वी शुड इमीडिएटली फोकस ऑन। बट हमें इसे इग्नोर नहीं करना ना, बिल्कुल क्योंकि नहीं। हम इसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, उन्हें लगता है ठीक है बच्चा अपने में लगा हुआ, ओके फाइन। सर जल्दी से जल्दी काम शुरू करेंगे ना, तो चीज़ें अपने आप मुझे लगता है ठीक हो जाती हैं। तो आपने कुछ ऐसा रियल केस भी तो देखा होगा जहाँ पेरेंट्स ने ये कहा हो कि हमारा बच्चा नॉर्मल है, हमारे को अपने बच्चे में कभी ऑटिज्म नहीं लगा कि यार ये ऑटिस्टिक का शिकार हो चुका, तो आपने कब फील किया कि यार नहीं ये है आपके बच्चे के अंदर? सर देखिए, मैं अपना अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे को भी ना लेबल पे, आई डोंट वर्क ऑन लेबल। अच्छा। लेबलिंग एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, आप अगर वो वर्ड बोल देते हैं तो वहीं से हमारी एक्सेप्टेंस रुक जाती है। पर जो आपको दिख रहा है बच्चे के अंदर, रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आप काम करना शुरू कीजिए। सो जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये हर दिन होता है। अच्छा। हर न्यू असेसमेंट में पेरेंट को यही होता है, मैं भी डिले था तो मेरा बच्चा भी डिले है। सो मेरे बच्चे में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। सो हम उनको यही कहते हैं, आप अपना एनवायरनमेंट कोप करके आज एक जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आप जब हम क्वेश्चनेयर होता है, हमारा पूरा असेसमेंट टूल्स होते हैं, हम उसके थ्रू बात करते हैं, देन वी टॉक टू द पेरेंट एंड गाइड देम कि जो ये चीज़ें हैं ये रेड फ्लैग्स हैं, अंडरस्टैंड, हम करके दिखाते हैं, हम उन्हें समझाते हैं और यही बोलते हैं कि आप सीखिए हमारे साथ मिलके, इम्प्रूवमेंट होगी, आपको खुद पता चलेगा। आपसे अगर मैं 5 रेड फ्लैग की बात कर लूँ तो कौन कौन से ऐसे 5 रेड फ्लैग हैं जो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व कर लेने चाहिए? सो देखिए, सबसे पहले नेम रिस्पॉन्डिंग। ठीक है। अब ये आप ये नहीं कहेंगे कि एक बार आवाज़ मारी बच्चे ने नहीं सुना, आपको ये देखना है कि आप कितनी बार रिपीटेशन कर रहे हैं, वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है।
सेकंड आपकी स्पीच डिले, ठीक है। Okay. अगेन स्पीच डिले का मतलब ये नहीं है कि बच्चा 4 साल का होगा, बिल्कुल नहीं बोल रहा, पर बाकी सारी चीज़ें कर रहा है, तो हम उसे ऑटिज्म कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। कई बार स्पीच डिले के और भी बहुत कारण होते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तीसरा, किसी सेंसरी कोई आवाज़ों से परेशानी ज़्यादा तो नहीं है, कुछ अनयूजुअल बिहेवियर तो नहीं है उस चीज़ को लेके, येस वी कैन से दिस। तीसरा मतलब फोर्थ पॉइंट हमारा है कि बच्चा जॉइंट मतलब सोसाइटी और इन्वायरमेंट से कितना कनेक्टेड है, हम उसे जॉइंट अटेंशन कहते हैं, वो बच्चे के अंदर है या नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, अच्छा। अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसको कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। प्ले पैटर्न्स कैसे हैं, खेलने का तरीका, क्योंकि प्ले की भी स्टेजेस हैं, ये भी यस इट्स अ प्रॉपर साइकोलॉजी। अगर हमने पढ़ी हुई है साइकोलॉजी, तो प्ले की स्टेजेस हैं, हर स्टेज है। इस ईयर में बच्चा इस तरीके से खेलते हैं। अब छोटा बच्चा है तो वो सेंसरी मोटर प्ले खेलता है, सो हर स्टेज, हर एज के हिसाब से स्टेजेस डिवाइड है। आपको चेक करना है आपका बच्चा किस स्टेज में है। प्ले इज़ द बेस्ट वे टू सी हमारा बच्चा है कहाँ। इसलिए हमेशा हम पेरेंट्स को कहते हैं कि प्ले विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ फ्लो टाइम करो। फ्लो टाइम एक खुद ही एक साइंटिफिक अप्रोच और ऐसे से कि सर्टिफाइड थेरेपी है फ्लो टाइम। आप पहले फ्लो टाइम कीजिए बच्चे के साथ, देखिए उसका खेलने का तरीका कैसा है, वो कितना कनेक्टेड है आपसे, उसकी वोकैबुलरी कितनी है। उसके बाद हम इन सब चीज़ों पे जा सकते हैं ना कि रेड फ्लैग्स हैं, ऑटिज़म है या नहीं है, बट पहले आप ऑब्जर्व तो कीजिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ऑटिज़म के रेड फ्लैग्स करने के लिए पेरेंट्स को एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, ऑब्जर्व योर चाइल्ड, डीपली ऑब्जर्व योर चाइल्ड। आप उसकी छोटी छोटी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। हेयर एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगी, ऑब्जर्व करने को कह रही हूँ, कंपेयर करने को नहीं कह रही। सो कभी भी बच्चे को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन तो बहुत बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कंपैरिजन है कि उसका 4 साल का बच्चा ये कर रहा था, हमारा देखो बच्चा 4 साल का अभी तक ये नहीं कर पाया। जहाँ हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं, वहाँ हम अपने बच्चे की ग्रोथ को वहीं रोक देते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हर ब्रेन अलग है, हर ब्रेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग लर्निंग कर रहा है। सो वाई कि आपका भी वैसे कर रहे हो, मेरा भी डेवलप हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज ही बिल्कुल नहीं। आपकी लर्निंग का एनवायरनमेंट उस टाइम पे अलग था, पापा का लर्निंग अलग थी, मम्मा की लर्निंग अलग थी, बच्चे की अलग है। सबका सेम हो ही नहीं सकता। सो डोंट कंपेयर योर चाइल्ड, जस्ट ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट इफ देयर आर एनी रेड फ्लैग्स जो मैंने मेंशन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ काम कीजिए। आपने डिले कम्युनिकेशन की बात, स्पीच डिले और कम्युनिकेशन डिले की बात करी, इसमें मैं डिफरेंस कैसे समझूं? क्योंकि ना ये दोनों समझने देखने में है एक ही, बट डिफरेंस भी तो कुछ होगा। सर स्पीच ना शब्द है, आप जो बात कर रहे हो वो शब्द है, ठीक है, मैं जो बात कर रही हूँ शब्द है। जैसे मैंने बोला एप्पल, एप्पल एक वर्ड है, उसका मीनिंग, उस मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड करना, उस मीनिंग को यूज करना जगह जगह, वो एक आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, ये समझे आप। अगर बच्चे को सिर्फ एप्पल पता है तो वो एक सिर्फ शब्द रह गया है, बट उस एप्पल को कहाँ मुझे यूज़ करना है और उसका क्या पर्पस है, उसके क्या यूजेज हैं, वो एक फ्रूट होता है, दीज ऑल कम अंडर लैंग्वेज स्किल्स। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्पीच डिले मतलब बच्चा आपके साथ बिल्कुल वर्ड्स ही नहीं है बच्चे में। जब कम्युनिकेशन की बात आती है, बच्चों के अंदर वर्ड्स होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। ऑटिस्टिक बच्चे हमारे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दे आर वेरी गुड रिसेप्टर्स, वो रिसीविंग बहुत अच्छी करते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं इनपुट बहुत अच्छा है पर आउटपुट में कहीं ना कहीं लैक है। सो एक्सप्रेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। आपको ये देखना है कि उसका कम्युनिकेशन कैसा है। ज़्यादातर हम पेरेंट्स को देखते हैं हाथ पकड़ के लेके जाता है, पॉइंटिंग करता है, जेस्चर्स के थ्रू बताता है आई एम नॉट कंफर्टेबल। सो दिस इज़ अ कम्युनिकेशन थिंग एंड दिट इज़ डिले। क्यों? क्योंकि उसके पास वर्ड्स नहीं है उन सबको एक्सप्रेस करने के। तो इसमें कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स की भी तो गलती हो सकती है ना, कि वो अपने बच्चों की स्पीच में सपोर्ट नहीं कर पा रहे, या कम्युनिकेशन हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे बच्चों के साथ। सर इधर मैं परसों ही एक बच्चे के साथ वर्क कर रही थी, तो मैंने पेरेंट्स को यही बोला कि जब उसकी लाइफ में सब कुछ उसको ईजिली मिल रहा है तो वो क्यों कष्ट करेगा। ये हमारे साथ भी है, अगर आपको सब कुछ मिलेगा तो आपको लगेगा जब मिल रहा है वाई शुड आई पुट एफर्ट। सेम हमारे बच्चों के साथ है, आप उसे बिना मांगे खाना दे रहे हो, बिना मांगे सारी चीज़ें दे रहे हो, क्यों? क्योंकि वो टैंट्रम कर देगा। इस वजह से हम रुक जाते हैं, तो हम उसे एनवायरनमेंट ही नहीं दे रहे हैं आजकल की पेरेंटिंग में। सो डीलिंग विद चाइल्ड इज़ नॉट डिफिकल्ट ऑनेस्टली, बट पेरेंटिंग इज़ मोर डिफिकल्ट। सो पेरेंट को यहाँ पर समझना, उनको गाइडेंस देना, ये हमारा बहुत बड़ा रोल आता है। अकेले हम लोग एज अ थेरेपिस्ट कुछ नहीं कर सकते, पेरेंट्स को भी पेरेंट्स बनना पड़ेगा, बिल्कुल, और समझना पड़ेगा उनके शूज़, बच्चे के शूज़ में जाना पड़ेगा,
तभी आप बच्चे के साथ एक काम कर सकते हो। बिल्कुल। और ऑनेस्टली एक थेरेपिस्ट अकेले कभी काम नहीं कर सकता, जितना टीम वर्क पेरेंट के साथ मिलके होता है उतने बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है। मैम आपके सामने ऐसे भी केसेस बहुत आए होंगे, जब मैं रियल केस थोड़ा और समझना चाहूँगा ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल। जब आप जैसे सडनली किसी फैमिली में जाते हो और उनको लगता है कि उनका बच्चा परफेक्ट है, मैंने अभी पहले भी ये चीज़ पूछी थी, लेकिन इसमें एक चीज़ एड ऑन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आप एकदम ऑब्जर्व कर लेते होंगे कि हाँ इसको ऑटिज्म है या नहीं है, बट पेरेंट्स डिनाई कर देते होंगे कि नहीं हमारा बच्चा तो ठीक है। तो वहाँ पे आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं पेरेंट्स के साथ, क्योंकि कोई भी इस चीज़ को देखिए एग्री एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने बच्चे को लेकर कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। सर एक्सेप्टेंस वैसे भी बहुत मुश्किल है हर चीज़ के लिए, ठीक है। सो आप जैसे कह रहे हैं ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ है। हमारी आइज़ ना सिर्फ वही दिखती हैं। आप घर की बात नहीं, हम रास्ते में भी आ रहे हैं तो हमें यही चीज़ें दिखती हैं कि ये बच्चा डिले है कहीं ना कहीं। सो अब उसे कैसे आपने करना है डिपेंड्स। मैं जाके डायरेक्ट नहीं बोलूँगी कि मुझे आपके बच्चे में डिले दिख रहा है। सो आई डेफिनेटली पहले एक उसको कंफर्ट जोन दूंगी, बच्चे के साथ रैपो बनाऊंगी। जब पेरेंट्स को दिख जाता है कि बच्चे के साथ रैपो बनी है तो पेरेंट को लगता है कि येस देयर इज़ अ जोन वेयर आई कैन ओपन अप एंड टॉक। नहीं तो कई कई स्टेजेस ऐसी देखी है मैंने, पेरेंट्स ने घर से निकलना बंद कर देते हैं, वो अपनी फैमिली गैदरिंग से हट जाते हैं बिकॉज क्योंकि वहाँ पर सब उनसे यही पूछते हैं आपके बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। सो पहले एक कंफर्ट जोन देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको गाइडेंस भी देनी है तो एक फर्स्ट गो में कभी गाइडेंस नहीं देनी चाहिए। ऑब्जर्व अगेन ऑब्जर्व, पहले मैं ऑब्जर्व तो कर लूँ। मे बी वो इन्वायर बच्चे के लिए कंफर्टेबल नहीं था, मैं उसके लिए कंफर्टेबल नहीं थी, उसके मे बी उसकी हेल्थ इश्यूज थे, इस वजह से वो इतना इरिटेटेड था। सो ठीक है, ऑब्जर्वेशन कीजिए। एंड डेफिनेटली मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे किसी के अंदर कोई भी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो मैं उस पेरेंट से दोबारा मिलूँ। मैं यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ, जैसे अब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के बेबी में मेरे को रेड साइंस दिखे थे। सो आई हैड अ वर्ड विद हिम, मैंने अपने हस्बैंड से बात की। ही सेड कि अभी कुछ मत कहना। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे दिख रहे हैं, आपको सबसे पहले दिखते आपको जब कंफर्टेबल हो आप मुझे बताना, बट आई रियली वांटेड टू मीट। तो उनको भी पता है कि जब बोला तो फिर हमारे डिनर्स होते हैं जैसे फ्रेंड्स के साथ, तो हमारे डिनर हुए, हमने बात की, उनसे इनडायरेक्टली बात शुरू हुई। तो उसकी वाइफ ने मेरे हस्बैंड को बोला मुझे नंबर दे दीजिएगा। अच्छा। देन शी कॉल्ड मी। मैंने फ़ोन पे फिर भी कोई बात नहीं की, मैंने कहा हम कॉफ़ी पे मिलते हैं। फिर हम वहाँ बैठे, हमने बात की, धीरे धीरे उन्होंने ओपन अप किया कि मुझे लगता है देयर इज़ समथिंग। देन आई स्टार्टेड गाइडिंग देम एंड उन्होंने काम किया एंड बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी है डेफिनेटली। जब एक बच्चा धीरे धीरे चीज़ें बदलता है, हमें पता लग जाता है कि हमारे बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो किस एज से सबसे ज़्यादा हमें पता लगना शुरू होता है कि क्या 1 से 1.5 साल बाद ही वो चीज़ें सिग्नल हमें दिखने शुरू होंगे रेड फ्लैग वाले, या वो 2 या 3 साल की एज में दिखने शुरू होंगे? किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा दिखते हैं? सर देखिए, अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जर्वेशन और आप कितना इस चीज़ में इंक्लाइंड है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सो हमें तो रिफ्लेक्सेस भी पता होते हैं, बच्चों के चेक करने आते हैं, हमारी एजुकेशन ऐसी होती है। 6 महीने के बेबी अगर आप मुझे देंगे तो मुझे कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑटिज्म, बट येस कहीं ना कहीं बच्चा डिले है। 6 मंथ की बेबी का? येस, माइलस्टोन्स हैं आपके। बट अगर आप एक जनरल इन्वायरमेंट की बात करें या एक ले मैन के लिए, सो आपको बच्चे के अंदर आराम से 12 मंथ्स के बाद से रेड फ्लैग्स दिखने शुरू हो सकते हैं। फिर तो मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगा जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कि अगर ज़रा सा भी आपको लगता है ना कि आपके बच्चा डिले है किसी भी चीज़ को लेकर, तो एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि तनु मैम बहुत बारीकी से समझा रही है चीज़ को। एंड यार एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे में एक साइन है तो वो ऑटिज्म है। बहुत सारी कंडीशंस हैं। माइलस्टोन्स बहुत टाइप के होते हैं। हर माइलस्टोन इज़ नॉट कि ये आगे जाके ऑटिज्म में कन्वर्ट होगा, बट ठीक है, बच्चे के अंदर आपको छोटे छोटे साइंस दिख रहे हैं जो डिले जा रहे हैं, प्लस माइनस चलता है। बट अगर ज़्यादा प्लस माइनस है देन वी नीड टू बी अलर्ट एंड स्टार्ट वर्किंग। मैं हमेशा कहती हूँ स्टार्ट वर्किंग। हाँ, स्टार्ट जब तक नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिल जाएगा? तनु मैम एक चीज़ और मैंने ना बहुत ज़्यादा बच्चों में नोटिस करी है, हम बच्चों में देखते हैं कि वो रिपीटेशन होती है चीज़ों को लेकर। लाइक जैसे मैं बात करूँ कि अगर उन्हें डोर ओपन करना है तो बार बार डोर ओपन करेंगे, बंद करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर टॉयज़ के साथ उन्हें खेलना है तो वो सिर्फ उसी में लगे रहेंगे। ये क्या कोई रेड फ्लैग हो सकता है ऑटिज्म का? ये मुझे ऐड करना चाहिए था, थैंक यू। ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये भी एक है। रिपीटेशन, देखो थोड़ी सी रिपीटेशन फिर भी ठीक है, बट इतनी ज़्यादा है कि बाकी लर्निंग इम्पैक्ट कर रही है, उसके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा, दैट वी कंसिडर एज अ रेड फ्लैग। अब इसको तो हम नॉर्मल समझते हैं कि ठीक है बच्चा हमारा शैतानियाँ नहीं कर रहा है, वो इस काम को करने देते हैं। देखिए थोड़ी देर और बहुत देर में बहुत फ़र्क है। थोड़ी देर करना और पूरा दिन यही करना और उसके पीछे बाकी कुछ नहीं लर्न करना इज़ अ रेड फ्लैग।
और ऑटिज़म के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेट है ये कि बच्चे बहुत रिपीटेटिव बिहेवियर शो करते हैं. इट्स नॉट कि सिर्फ एक एक्शन है ये जो आप मुझे बता रहे हैं. कई बार रिपीटिशन रूट से भी होता है, कई बार रिपीटिशन फिक्सेशन, रिजिडिटी, ये सारी चीज़ें खाने से भी हो सकती हैं. अब हमारे पास एक बच्चा है, वो मिक्स टेक्सचर के जो फूड्स होते हैं, जैसे मैं आपको खीरा बोलती हूँ, उसमें बीज भी होता है और वैसे भी, वो मिक्स टेक्सचर नहीं खाता है. उसकी वजह से उसके लिए फीडिंग करना बहुत बड़ा रोल है, मिशन है पेरेंट्स के लिए. क्योंकि उसका एक पैटर्न है, ऐसा नहीं है वो खा नहीं सकता है, बट उसकी रिजिडिटी है, उसकी फिक्सेशन है कि मुझे ये नहीं खाना. कभी मे बी फोर्सफुल ईटिंग स्टार्ट की गई होगी, जिस वजह से ये उसका एक फिक्सेशन बन गया कि खीरा मैं नहीं खाऊंगा और एनीथिंग विच इज़ मिक्सचर. सो ये रिपीटेटिव होता है. कई बच्चों को रूट्स बहुत ज़्यादा फिक्स्ड हो जाते हैं, आप रूट चेंज कीजिए वो परेशान हो जाते हैं. सो ये सारे हमारे रेड फ्लैग्स के अंदर कंसिडर करे जाते हैं. स्पिनिंग अगर कहूँ, घूम रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं, दैट कैन अगेन अ पैटर्न, रिपीटेटिव पैटर्न. टॉय को रोल करना है, बॉडी को रोल करना है, चीज़ों को लाइन अप करना है. सो अगर ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा हो रही हैं, विच इज़ अलार्मिंग, जो बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही हैं, उस बच्चे की लर्निंग को इम्पैक्ट कर रही हैं, डेफिनेटली कंसीडर दिस एज अ रेड फ्लैग. मैम, ये जो रेड फ्लैग आपने बताया, ये तो मैंने बहुत नोटिस किया. और एक चीज़ और मैं नोटिस करता आता हूँ, स्क्रीन टाइम की. जैसे हमने शुरुआत में बात करी, हम बार बार स्क्रीन टाइम बीच में लेकर आ रहे हैं. आज की डेट में बच्चा जब खाना नहीं खाता तो हमारा क्या होता है कि बच्चे को हमने अगर फ़ोन दे दिया तो वो खाना खा लेता है. कुछ भी अगर ज़िद करता है उसको फ़ोन देते हैं, उसको हम शांत करा देते हैं. तो जो ये फूड के साथ जो हम उसको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, हर चीज़ में स्क्रीन टाइम उसका ऐड ऑन कर रहे हैं, तो क्या ये भी ऑटिज़म बढ़ा सकता है बच्चों में? सर ये देखिए, ये बिहेवियर्स बढ़ा सकता है. अच्छा. और इससे बिहेवियर्स बढ़ रहे हैं. हाँ. क्यों? क्योंकि हम अपने ईजी की होने की वजह से बच्चे को दे रहे हैं. हाँ. हम एफर्ट नहीं डालना चाह रहे. फ़ोन इज़ मोर ईजियर अपने आप को इंटरेक्ट करवाने से. मैं बिजी हूँ तो फ़ोन दे दो, खाना खा लेगा. वो उसमें अपने इन्वॉल्व हो जाता है. आप अपना टाइम टेबल ऐसा सेट कीजिए ना, जब आपके पास टाइम है तब आप बच्चे को 100% टाइम दीजिए. आपने इंट्रोड्यूस किया, बच्चे ने नहीं लिया, उसको थोड़ी पता ये फ़ोन है. जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था उसको नहीं पता था, आपने इंट्रोड्यूस किया एज अ पेरेंट. तो आपका रूटीन में प्रॉब्लम है, बच्चे के रूटीन में प्रॉब्लम नहीं है. मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, बच्चा कभी गलत नहीं है. हम उसको वो इन्वायरमेंट दे देते हैं जिससे हम बाद में ये कहते हैं कि उसने कर लिया. प्लीज़, आप हैं पहले देने वाले. वी आर द एंटीसीडेंट. हम सबसे बड़ा कारण है जिसको हम इग्नोर ही कर रहे हैं कि हमारी तो गलती नहीं है, बच्चा खुद बिगड़ता है. और अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा सपोज, तो स्ट्रैटेजी दूसरी ढूंढिए ना. अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए ना. बहुत सारे बच्चे नहीं खाते. चलिए मैं अपना ही ले लेता हूँ. मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा खाने से दूर भागता है कि उसको खाना नहीं चाहिए. अगर ज़्यादा पीछे पड़ेंगे तो खा लिया, या स्क्रीन फ़ोन दे दिया तो खा लिया, वरना वो नहीं खाता. तो ऐसे पेरेंट्स क्या करें जिनके बच्चे खाने से बहुत दूर भागते हैं? सर इसमें एक तो जो आप मुझे बोल रहे हैं वो कंडीशनिंग है कि फ़ोन मतलब फूड. हाँ. पहले तो आपको कंडीशनिंग फेड करनी पड़ेगी. फ़ोन से हाईली रीइंफोर्सर क्या चीज़ है वो ढूंढिए पहले. मे बी उसको गाड़ी में घूमना पसंद है. वो भी मैं गलत कहूँगी, बट एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप हमें हाईली रीइंफोर्सर चीज़ ढूंढी है. उससे बेहतर क्या है? अगर गाड़ी में घूमना पसंद है तो आप वो कीजिए. और अगर बच्चे को आपने बहुत इंटरवल्स में खिला दिया, हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको उसका पेट भर गया, वो क्यों खाएगा? कई बार हम ये भी नहीं जानते कि हमारा बच्चा छोटे छोटे इंटरवल्स में बहुत कुछ खा चुका होता है. स्टिल हमारे एज अ माइंड होता है उसने मील नहीं खाया है. प्रॉपर मील लेके हम बैठते हैं ना, बच्चा वो अगेन हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम अपना पार्ट बच्चे के ऊपर रख रहे हैं. पहले ऑब्जर्व कीजिए उसके ईटिंग हैबिट्स हैं क्या, व्हाट ही लाइक्स एंड व्हाट टाइम ही वांट्स टू ईट. वो कब खाना चाहता है, उसका रूटीन क्या है. एंड जब स्क्रीन की आप बात कर रहे हैं, स्क्रीन से हाईली रीइंफोर्सर चीज़ क्या है. मे बी उसको राइम्स पसंद हो. आप स्क्रीन को, फ़ोन को टीवी में पहले कन्वर्ट कीजिए. फ़ोन आपके कंट्रोल में नहीं है, टीवी तो कंट्रोल में है. सो फ़ोन को पहले टीवी में कंट्रोल कीजिए. उसके बाद सबसे पहले तो मैं कहूँगी अपने आप को इतना हाईली रीइंफोर्सर बनाइए कि बच्चे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े. लेकिन आज के डेट में ना हम पेरेंट्स यही करते हैं ना, जरा से चीज़ है, ठीक है चल तो फ़ोन चला ले, ठीक है हम कर लेते. इसमें एक और चीज़ मैं बोलूँगी, हमेशा बच्चे को जब आप ईटिंग हैबिट सिखा रहे हैं तो स्टार्ट विथ प्रेफर्ड फूड इन कंपेयर टू नॉन प्रेफर्ड फूड. अच्छा. पहले बच्चे की प्रेफरेंस से आप उसकी लाइफ में नॉन प्रेफर्ड फूड इंट्रोड्यूस कीजिए. हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो हम चाहते हैं बच्चा वो खा ले, नॉन प्रेफर्ड फूड ज़्यादा देते हैं. स्टार्ट विथ प्रेफर्ड फूड. एंड व्हेन कभी प्रेफर्ड फूड के साथ उसने छोटी सी बाइट भी नॉन प्रेफर्ड फूड की खा ली, सेलिब्रेट. ऑलवेज सेलिब्रेट छोटी छोटी विंस. पार्टी कीजिए. उसको लगे तो सही उसने क्या किया है.
और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी फैमिली सपोर्ट ही ये चीज़ें डेवलप कर सकता है। और इन चीज़ों को तो हम इग्नोर कभी करके चलते सोचते भी नहीं है, कभी नहीं बहुत सोचते। बिल्कुल ना, तभी तो आप इतना डीपली इस पे काम कर रहे हैं ना। मुझे बोलना नहीं चाहिए बट माई डॉटर शी इज़ अ टीन गर्ल, वो सब कुछ खाती है। शायद मैं भी नहीं खाती, आई एम नॉट अ करेला पर्सन बट शी लव्स टू ईट करेला, क्योंकि शुरू से ये हैबिट हमने डेवलप की है। आपने शुरुआत से वर्क किया तभी आपको चेंजेस मिले ना। डेफिनेटली। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो हमें चेंजेस मिल ही नहीं सकते। और अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो ना, ये बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो इसमें कोई रियल केस स्टडी है आपके पास? बिल्कुल है। हमारा एक स्टूडेंट है, वो सिर्फ बनाना खाता है, उसका ओरो इश्यूज अच्छा। है। मतलब बनाना इज सेमी सॉलिड फूड, ठीक है, तो सिर्फ बनाना के अलावा और भी बहुत सेमी सॉलिड ऑप्शंस हैं, बट उसकी हैबिट टीन एज तक, ही वॉज 14 व्हेन ही केम टू अस, 14 साल का था, तो सिर्फ बनाना से ही जा रहा था। मॉर्निंग बनाना, आफ्टरनून बनाना। थोड़ा टाइम हमने भी ऑब्जर्व किया, नया नया बच्चा था। 3 मंथ्स के बाद वी वर सिटिंग विद द पेरेंट्स, हमने डिस्कशन किया कि सर लेट्स इंट्रोड्यूस समथिंग एल्स। मैम होगा ही नहीं, बिहेवियर करेगा, ये भी छोड़ देगा। मैं कहा आप घर से मत कीजिए, हमें करने दीजिए। अच्छा। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई कि क्या है। कहती जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो ये आता है हमारे पास। मैंने कहा स्टार्ट सेंडिंग खिचड़ी। ओके। धीरे धीरे बनाना खिचड़ी, प्रेफर्ड नॉन प्रेफर्ड फूड के साथ हमने स्टार्ट किया। आज ये वो कढ़ी चावल भी खा रहा है, वो मैश करके रोटी को भी हम लोग करते हैं, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे उसने स्टार्ट की। बट इट्स अ जर्नी, ये 3-4 महीने का नहीं था, इसमें हमें 1.5 साल लगा। 1.5 साल लगा पूरा साल, बहुत लंबी जर्नी। बट बहुत पेशेंस, फैमिली सपोर्ट। जो हमने मदर को कहा उन्होंने वो हमें डब्बे में भर भर के दिया। कभी उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि नहीं होगा। वो स्टार्टिंग थी सिर्फ, बट जब बच्चे ने इंट्रोड्यूस किया तो ये चीज़ें होती हैं। फिर बिहेवियर में वो आ चुका। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि बच्चे की वो सेंसरी नीड है या बिहेवियर है। ज़्यादातर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो बिहेवियर बन चुका होता है और हम सेंसरी में लड़ रहे होते हैं। सो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि वो सेंसरी है या बिहेवियर है। मैम, अगर मैं मेल्टडाउन और टेंट्रम की बात करूँ तो इसमें बेसिक डिफरेंस आपको क्या लगता है? आपने तो बहुत सारे केसेस समझ लिए, देख लिए, तो आपको सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस क्या लगा? बहुत ईजी लैंग्वेज में बताऊंगी जी। टैंट्रम ना कब जब डिमांड पूरी नहीं होती तब होता है। हाँ। जिद पूरी नहीं होगी तो मैं टैंट्रम करूंगा। एग्री। सो ये सबसे इजी समझने का है। मेल्टडाउन है जब बच्चा ओवरलोड हो चुका है, सेंसरी ओवरलोड हो चुका है, या आपकी इंस्ट्रक्शन से ओवरलोड हो चुका है, या उसका रूटीन इतना आपने ओवरलोड कर दिया तो वो बच्चा मेल्टडाउन है। अच्छा। उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। गिव स्पेस टू द चाइल्ड। हम भी भटते हैं ना, सो दैट इज अ स्टेज जब मेल्टडाउन है। तो टैंट्रम बहुत सिंपल चीज़ है, जिद इज टैंट्रम। तो उस बहुत से बार देखते हैं ना, बच्चा अगर पेरेंट्स का मॉल जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो एकदम अपने टैंट्रम दिखा देगा, जिद करने लगेगा, लेट जाएगा, रोएगा। तो वहाँ पेरेंट्स को कैसे अपना रोल प्ले करना चाहिए? हमारे बच्चे ना बहुत स्मार्ट होते हैं सर, बहुत ज़्यादा। दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, हमसे ज़्यादा कदम आगे चलते हैं वो। सो फर्स्ट डे जब आप उनको लेके जा रहे हैं ना, तो आपके सेट गोल्स होने चाहिए। फर्स्ट विजिट टू अ मॉल। अच्छा। अगर आपने फर्स्ट डे में वो चीज़ ले दी और सेकेंड डे में मना कर दिया तो बिहेवियर आएगा ही आएगा। सो बी वेरी क्लियर। एंड हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, अगर सोसाइटी के इन्वायरमेंट में सोशल इनपुट अटेंशन मिल सकती है उस जगह पे, आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने की कोशिश भी मत कीजिए। अच्छा। क्योंकि एट द एंड अटेंशन मिलेगा ही नहीं, आप नहीं दोगे तो बाकी तो देंगे। बिल्कुल। सो अगर ऐसे इन्वायरमेंट में बिहेवियर हो जाता है, सो मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को दिलवा दो, कोशिश करो वहाँ से एस्केप हो जाओ। अच्छा। ज़्यादा बेटर है। अगर वहाँ पर आपने उसकी ज़िद पूरी कर दी तो 2 चीज़ें हो रही है। एक, उसको सोसाइटी का अटेंशन तो मिल रहा है जिसके लिए वो ये कर रहा था, बाकी आपकी कमांड भी फेल हो रही है। क्योंकि हम करते हैं ना, बच्चे ने जिद किया, चलो दिखा, रुलाओ मत, दिलवा दो। तो हर बार यही हम देखते हैं ना, फादर साइड से बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि रो रहा है, ठीक है दिला दो, परेशान मत करो इसे। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हम पेरेंट्स को कहते हैं, जब आप जा रहे हैं ना, प्रिपेयर द माइंड ऑफ द चाइल्ड। सोशल स्टोरीज बहुत काम करती है हमारी फील्ड में। उसमें हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर सकते हो, आपको पता है आपका बच्चा मांगेगा। सो उसको पहले ही बता दो ना कि हम इस शॉप पे जाके 2 चीज़ लेंगे। इसमें क्या है, डिमांड आपकी, कमांड आपकी ऊपर है, और बच्चे की भी चीज़ फुलफिल हो रही है। सो चीज़ें ईजी जाएंगी, दोनों बैलेंस रहेगा। यस, प्लान्ड, ऑलवेज प्लान बिफोर प्लान करेंगे तो बैलेंस तो ऑलरेडी अपना हो जाएगा। हर बच्चा मांगेगा सर, वाई ओनली टॉकिंग अबाउट स्पेशल नीड, पर हर बच्चा मांगेगा। मैम, एजुकेशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है ऐसे बच्चों को लेकर। बिल्कुल। तो उनके एजुकेशन को कैसे ठीक किया जाए? सर देखिए, हमारे स्पेशल एजुकेशन, आई एम अ स्पेशल एजुकेटर, सो हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे हम कंक्रीट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं।
हम कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट पे जाते हैं। हमारे बच्चों को विजुअल सपोर्ट चाहिए होता है, हम उनको विजुअल सपोर्ट देते हैं। अच्छा। उन्हें चाहिए होती है प्रिडिक्टेड चीज़ें, हम उन्हें प्रिडिक्टेड चीज़ें देते हैं, हम अनप्रिडिक्टेड नहीं देते। देयर ब्रेन नीड्स वेल स्ट्रक्चर्ड थिंग, उनका ब्रेन वैसे ही डेवलप्ड है। अच्छा। दे आर द विजुअल लर्नर्स, वो विजुअल लर्नर्स हैं, तो हमें उनको विजुअल सपोर्ट के थ्रू एजुकेशन देना चाहिए। उनको चीज़ें कंक्रीट समझ आती हैं तो ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कीजिए, रादर सिर्फ कॉपी से रीड करके। आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी है और यही सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे को यही सिखाया जाता है कि स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट। जब तक हम बदलेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो बच्चे को आता है वहाँ से शुरू कीजिए, रादर जो आपको सिखाना है। आप देखो तो सही उसका करंट लेवल है क्या, उसको वन लैंग्वेज वर्ड समझ आ रहा है, आप छः वर्ड्स के सेंटेंसेस बोल रहे हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सो हमेशा बच्चे का बेसलाइन पता होना चाहिए कि आपका बच्चा स्टैंड कहाँ है। स्कूल में भी तो मैम एडमिशन बच्चों को नहीं मिल पाते ना, थोड़ा सा बच्चा अगर अब नॉर्मल हो जाता है तो वो और बच्चों से एकदम अलग है। पेरेंट्स को भी पता है कि हमारा बच्चा वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा जैसे और बच्चे करते हैं। स्कूल में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने भी आए कि एडमिशन बच्चों के नहीं हो पाते हैं। से देखिए आजकल तो जो पॉलिसीज़ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, इंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एडमिशन मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं रहा, अच्छा। पहले से बहुत चीज़ें बेटर हुई हैं, बट येस हमें ये देखना है कि हमारा स्कूल कितना इक्विप्ड है, अच्छा। कितना अवेयर है, स्पेशल एजुकेटर्स कितने हैं, कितनी टीचर्स ट्रेंड हैं और उसकी थेरेपीज अंदर कितनी अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें हैं तो हमारा बच्चा स्कूल में इजीली कोप कर सकता है। अच्छा। यस। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम या सपोर्ट सिस्टम भी है ऐसे बच्चों के लिए? सर देखिए हमारी फील्ड में कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन पे काम करे, जैसे नेशनल ट्रस्ट है। नेशनल ट्रस्ट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमारे स्पेशल नीड बच्चों के साथ हेल्पफुल होती है। जैसे गार्जियनशिप की एक स्कीम है, निर्माया करके एक इंश्योरेंस स्कीम है। तो ये सारी स्कीम्स हमारे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहती हैं। 18 ईयर्स के बाद इट्स मैंडेटरी कि आपको गार्जियनशिप लेनी पड़ती है बच्चों को लेकर। बट इन सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो UDID कार्ड्स एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। तो ये कब बनवाना चाहिए? ये तो जितनी जल्दी बच्चे का डायग्नोस हो चुका है आपको बनवा लेना चाहिए। या तो आपकी जो एनजीओ इसमें हेल्प करती है? डेफिनेटली हम लोग एज अ गाइडिंग पाथ हैं, हम लोग एसोसिएटेड है नेशनल ट्रस्ट से भी। हम लोग एनजीओ जो साउथ हमारा जो एरिया पड़ता है साउथ वेस्ट, वहाँ पर एज अ गार्जियनशिप कमेटी की मेंबर भी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है तो वी आर एयर टू हेल्प देम। उसके बाद एक हमारा सपोर्ट देता है RPWD एक्ट। वो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में डेवलप हुआ था, इट्स अ रिवाइज्ड वन, जिसमें बहुत सारी गाइडलाइंस हैं इन बच्चों की एजुकेशन को लेके, लीगल गाइडेंस लेके। तो इसके बारे में भी हम लोग चाहते हैं पेरेंट्स पढ़ें और अवेयर हों। सो ये सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं। इवन इफ़ एनीबडी वांट्स वी आर हेयर टू हेल्प देम। आप कुछ समझना चाहते हो तो हम बता सकते हैं इसके बारे में। इसका कुछ ऐसा लिंक अगर मैं इस डिस्क्रिप्शन में डालना चाहूँ ताकि लोग कनेक्ट कर पाएँ? बिल्कुल, मैं आपसे शेयर करूँगी, आप ज़रूर डालिएगा। श्योर। तो हम इससे रिलेटेड लिंक भी आपको दे रहे हैं कि अगर आपको कुछ क्वेरी भी होगी इससे रिलेटेड तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ और, जो स्पेशल नीड चाइल्ड होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो किस स्टेज पे या किस एज पे पेरेंट्स को प्लानिंग कर लेनी चाहिए? सर देखिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे आप बाकी बच्चों के लिए करते हैं ना, वैसे हमारे बच्चों के लिए भी कीजिए। ये कुछ फ़र्क नहीं है। आपकी प्लानिंग कैसी है, इट्स अ फैमिली। सो आप स्टार्टिंग से ही कीजिए। अगेन नेशनल ट्रस्ट में एक और स्कीम है जो थेरेपीज़ के लिए सपोर्ट के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प भी देती है। अच्छा। बट उनके क्राइटेरियाज हैं, उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर सकते हैं आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट देती है, उसके भी क्राइटेरियाज हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, आप लिंक शेयर कर सकते हैं। आप पूरी मतलब इस चीज़ से अवेयर लोगों को ईजिली करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम इसके अंदर ना मैं थोड़ा फीमेल के पास आता हूँ, मदरहुड, क्योंकि मदर को बहुत फील होता है जब उनका बच्चा अब नॉर्मल हो जाता है, वो औरों से अलग हो जाता है। सबसे ज़्यादा हर्ट एक मदर को होता है। आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती होंगी क्योंकि आपने हर बच्चे को बहुत नज़दीक से देखा है। तो ये क्यों कहा जाता है कि स्पेशल नीड पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा जो बर्न आउट है वो मदर का ही होता है? सर मदर ना केयर गिवर है, प्राइमरी गिवर। फादर दूर चला है। फादर के पास ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं ये नहीं कहूँगी फादर का रोल नहीं है। फादर एक हमारा स्ट्रक्चर, हमारी कम्युनिटी ऐसे बनाई ऐसे हुआ है शुरू से कि फादर इज़ ऑलवेज अर्निंग मॉडल ज़्यादा। मदर्स भी आजकल कर रही हैं। मैं भी यहाँ बैठी हूँ, आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब। बट
बैक ऑफ द माइंड हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसे है। हाँ। और मदर के पास एक प्राइमरी केयर गिवर होना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? इट्स नॉट ईजी टू हैव अ स्पेशल नीड चाइल्ड एट होम। सो मदर के ऊपर एक इमोशनल, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उनके पास कोई सोशल सर्कल भी नहीं है सर, ठीक है, और उनके पास इतने क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस का कोई आंसर देने वाला नहीं है। सो बर्नआउट तो ऑटोमेटिकली बनता है। सो इसीलिए हमेशा एक चीज़ पेरेंट को हम कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, ये भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप कम्युनिटी ढूंढिए, ज्वाइन कीजिए उस कम्युनिटी को। विद दैट कम्युनिटी ना, तब आप ये सीखिए आपकी वेलबींग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो डील कैसे करें ना, ऐसे पेरेंट्स वो डील ही नहीं कर पाते ना, क्योंकि उनको खुद लगता है कि सब उनसे दूर होते हैं। सर हमने ना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, हमने पेरेंट पिकनिक स्टार्ट की थी। अच्छा। जहाँ हमने पेरेंट्स को जोड़ा था। ठीक है, क्यों जोड़ा था, रीज़न था इसके पीछे। जब तक आप साथ नहीं जुड़ते आपको पता ही नहीं चलता कि हम अकेले हैं, ठीक है। जब आप जुड़ते हैं तो दैट पिकनिक वॉज वेरी नाइस। वहाँ पर हमने इतने टाइम बाद पेरेंट्स को हंसते हुए देखा था। बच्चों को हम लोग ध्यान रख रहे थे एंड पेरेंट्स वर डूइंग गेम्स, क्योंकि वो आपने उनका जो वो पेन था ना, तो ये मैंने रियलाइज़ किया था कि हमेशा एक क्वेश्चन नहीं होता है, ये अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं है। सो जितना एम्पावर पेरेंट होगा ना, वो इस बारे में भी सोचेगा। सो हमेशा ये कहते हैं कि अपने आप को एम्पावर करोगे ना, तो एक वो डाउट वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। सो एम्पावर, अपने आप को एम्पावर कीजिए, इस फील्ड में भी एम्पावर कीजिए। और जितना अच्छा काम पेरेंट कर सकते हैं उतना अच्छा काम थेरेपिस्ट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, पेरेंट्स बहुत कुछ कर सकते हैं। सिबलिंग्स पे किस तरह का असर पड़ता है? ये भी फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, बहुत पेरेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि ये संभालेगा, और मैं वहीं पॉज करती हूँ, क्यों संभालेगा भाई? आप उसे ये बताइए ना, जैसे वो ग्रो हो रहा है तो इसको भी ग्रो करने में हेल्प कर दे। हम शुरू से ये क्यों डालते हैं माइंड में कि तुझे संभालना है? आपने उसको जितना हेल्प किया, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। सो बच्चे को इस जर्नी का पार्ट बनाइए, सिबलिंग को, रादर उसके ऊपर बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए। इसमें भी अभी एक हमारा एनुअल डे जो था, इस बार एक इंटरनलाइज अंदर से ही एक आवाज़ आ रही थी कि हमने सिबलिंग परफॉर्मेंस की थी। अच्छा, अभी जब 2 अप्रैल को था ये हमारा जब एनुअल डे था, इट वाज ऑन 18th अप्रैल। सो हमारे 18th अप्रैल वाले दिन में इस बार स्पेशल परफॉर्मेंस थी, इन बच्चों के ब्रदर सिस्टर ने परफॉर्म किया था। इट्स अ मैसेज दैट दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, और उस जर्नी को आप पॉजिटिव लीजिए, उनके ऊपर प्रेशर मत दीजिए, उनको खुद फील होने दीजिए कि ये हमारी पार्ट है फैमिली का। टॉक, ओपन कन्वर्जेशन एट फैमिली टाइम, ड्यूरिंग फैमिली टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे को सिर्फ यही बताएं कि यह पार्ट है जर्नी का, इसके साथ चलना है हमें, और इंडिपेंडेंस तक लेके जाना है जैसे आप इंडिपेंडेंट हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स। थेरेपी वर्सेस मेडिसिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आपका बच्चे को ऑटिज्म है, आइए दवाई देते हैं। आपको लग नहीं रहा, आप बहुत गलत पर्सन से पूछ रहे। मैं थेरेपिस्ट हूँ, आई विल ऑटोमेटिकली से कि आई बिलीव इन थेरेपीज। सो आई विल ऑलवेज से थेरेपीज का रिजल्ट कोई कंपैरिजन नहीं है मेडिसिन के साथ। वी नो कि थेरेपीज टाइम लेती हैं, बट जो रिजल्ट थेरेपीज देती हैं वो मेडिसिन नहीं दे सकती। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ना अभी भी मेडिसिन में फंसे हुए हैं। एंड अगेन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, मेडिसिन हर बच्चे के लिए नहीं है। हर बच्चे के लिए नहीं है। ऐसा क्यों? ये तो समझने वाली चीज़ है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मेडिसिन, अगर कोई बिहेवियर ऐसा है जो मैनेजेबल नहीं है, वो इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है कि वो हार्मफुल हो रहा है, देन एज अ थेरेपिस्ट मैं भी बोल दूंगी कि प्लीज़ एक बार डॉक्टर को कंसिडर कर लेते हैं। बट अगर कोई बिहेवियर है ही नहीं और वो लर्निंग स्टेज पे है, उस समय मेडिसिन क्यों बोलूँगी? सो हार्डवर्क कीजिए, वो स्टेज आने ही मत दीजिए जब हम रिकमेंड करें मेडिसिन के लिए। आपको कब लगता है कौन से स्टेज में कि मेडिसिन हम रिकमेंड करनी होगी? सर, जब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है, बहुत हार्मफुल बिहेवियर हो जाता है बच्चों का, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा OCD के ट्रेड्स दिखने लग जाते हैं कि आपकी लर्निंग इम्पैक्ट हो गई है, बच्चा स्टैग्नेंट हो गया, वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहा, तब कई बार हम लोगों को रिकमेंड करना पड़ता है। तो जो शुरुआत में ही ज़रा सा किसी ने कहा कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, वो एकदम से मेडिसिन की तरफ ले जाते हैं, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगी, पहले थेरेपीज पे बिलीव कीजिए। थेरेपीज टेक टाइम, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। एंड अगेन, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 hour सेशन, it's a whole day, structured whole day program. It's a scientific proven therapies which therapists are using. Learn from them, have trust on your therapist and give time to the therapies and learn, do at home. नहीं होगा then it's a second option. मैम, एक सवाल और खड़ा होता है, ये ऑडियंस के मन में ज़रूर आया होगा कि अगर उन्हें लगता है कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है,
तो वो कैसे डिसाइड करें कि किस थेरेपिस्ट के पास जाना उनके लिए ज़्यादा बेहतर है? सर देखिए, यहाँ पर मैं हमेशा जो मैं बोलती हूँ पेरेंट्स को, मैं आपको वो बताती हूँ और मैं अपने स्टाफ को भी यही कहती हूँ। अगर आपके थेरेपिस्ट के पास आंसर्स हैं आपके हर क्वेश्चन के, या वो आपको करके रिजल्ट्स जो कमिटमेंट दे जा रही है और वो कमिटमेंट पूरी हो पा रही है, हम कोई डेडलाइन नहीं देते हैं सर, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हम उसको क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं। बट डेफिनेटली एक टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। इधर मैं एक चीज़ बोलूँगी, पेरेंट्स की इंस्टिंक्ट्स बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पेरेंट कितना कंफर्टेबल है उस थेरेपिस्ट के साथ, उस एनवायरनमेंट के साथ, अपने बच्चे को लेके, रादर लिसनिंग कि दूसरा पेरेंट क्या बोल रहा है। आप सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर कितना फोकस्ड हैं और आपके बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व कोई नहीं कर सकता। एंड हाउ इंटेलिजेंट नहीं कहूँगी, बट हाउ गुड इज़ योर थेरेपिस्ट विद योर कंसर्न्स। आपका थेरेपिस्ट आपके कंसर्न्स को कितना अच्छे से बता पा रहा है और उसकी गाइडलाइन से आप काम कर रहे हैं घर पे और रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और मैम, अगर किसी बच्चे का जो हिडन टैलेंट है उसे आइडेंटिफाई करना हो तो आप कैसे करते हैं? अगर हमें 10 to 15 या 10 to 18 की एज की बात करता हूँ, ऐसे बच्चों का हिडन टैलेंट कैसे आइडेंटिफाई हो? सर आपको ना दिख जाता है, आप उसे एक्सप्लोर करने दीजिए। अच्छा। उसे हर एक्टिव, क्योंकि देखिए हमारा बच्चा ना इमिडिएटली बाहर नहीं आते हैं, उनके हिडन टैलेंट्स जो आप कह रहे हैं, तो एकदम से बाहर नहीं आते हैं, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए। और आपको वो चीज़ें दिख रही हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, वी हैव वन बॉय, बहुत छोटा था तब से उसको ना म्यूज़िक का बहुत क्रेज़ था। अगर आप म्यूज़िक चलाते थे वो आपके साथ आके काम करता था। दैट मीन्स हमें शुरू में ही पता चल गया था कि इसका ये इंटरेस्ट है। पेरेंट्स को गाइड करने के बाद वो आज हमारा कीबोर्ड प्लेयर है। अरे वाह। वाई, उस टैलेंट को हमने सप्रेस नहीं किया कभी भी, उसको हमेशा फ्लरिश किया। अच्छा। उसकी मास्टर्स भी म्यूज़िक में है, उसकी बैचलर्स भी म्यूज़िक में है। सो हमारे बच्चों के बहुत टैलेंट होते हैं, उनको कभी सप्रेस मत करो। दिख रहा है तो उसको हमेशा एक अच्छे ट्रैक पे लेके जाके गाइड कीजिए और उसको आगे लेके जाइए। एक गलती हम बार बार ये भी करते हैं ना कि ओवर करेक्शन। बच्चा कुछ कर रहा है, उसको ठीक करने में लग जाते हैं कि ऐसे नहीं, इस चीज़ को ऐसे करो। वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए तो जो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कितना डाउन हो सकता है? बहुत डाउन हो सकता है, बहुत डाउन हो सकता है। अगर आप मुझे ही बार बार रोकते रहोगे तो हमारा क्या होगा, हमारा मेल्टडाउन ही हो जाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा एंड बैक ऑफ द माइंड हमारे माइंड में यही चीज़ आती है, आई एम नॉट वर्थ इनफ। सो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, सेलिब्रेट द सक्सेस, ऑलवेज फोकस ऑन दिस। क्योंकि पेरेंट्स छोटी छोटी चीज़ों पे करेक्शन करना शुरू कर देते हैं बच्चों की, ये ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। हमारी फील्ड में एक चीज़ हमें सिखाई गई है, जिनसे मैंने सीखा है, ना ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू ऑल द मेंटर्स। नहीं बोलते हम, वी नेवर से नो। अच्छा। अगर मुझे कुछ नहीं करवाना तो मैं ऑल्टरनेट दूंगी। अच्छा। मेरे को सपोज मेरा कोई स्टूडेंट जंपिंग कर रहा है तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी मत कूदो जी। मैं उसको ये बोलूँगी ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हैं। आई विल गिव द करेक्ट बिहेवियर रादर सेइंग। अगर हमें कोई हिट भी कर देता है तो हम उसे ये नहीं बोलते मत मारो, हम उसके ये सिखाते हैं कि हैंड के फंक्शन, आप हैंड से हाई फाई कर सकते हो, आप हैंड से हेलो कर सकते हो, बट दीज ऑल थिंग नीड्स पेशेंस एंड लर्निंग। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आएगा ना। तो ओवर करेक्शन हर बार जरूरी नहीं है, चुटकी बजाकर तो रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। और ओवर करेक्शन हर बार ज़रूरी भी नहीं है, बट कई स्टेज पे जाके जब बच्चा बड़ा हो जाता है वहाँ सिखानी भी ज़रूरी है, क्योंकि उसने सोसाइटी को फेस करना है जब हम बड़े बच्चे की बात कर रहे हैं। अगर मैं 15 ईयर के बच्चों की बात करूं, आपके पास ऐसे भी बहुत केसेस आते होंगे। सर मेरे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज कौन सी एज का आपने देखा अभी तक? सर टीनेज। अच्छा। पाए, क्योंकि प्यूबर्टी हिट होती है उस टाइम पे, इमोशनल वेलबींग, बॉडी में बहुत चेंजेस है, हमारे बच्चों को नहीं पता क्या हो रहा है। वहाँ पर हमारी इज़ अ सेकेंड अवेयरनेस स्टेज। एक होती है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, एक स्टेज आती है जब बच्चा प्यूबर्टी में टर्न कर रहा होता है। मैं पेरेंट्स को हमेशा वहाँ बोलती हूँ, प्लीज़ दिस इज़ द सेकेंड स्टेज, जहाँ पर आपको अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट के साथ रहना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप एक रेगुलर बच्चे के टीनेज को हैंडल नहीं कर पाते ईजिली, so why not our kids? They also need extra attention. नॉर्मल के इतने टैंट्रम होते हैं। Yes, then our students also need educate them. We have special curriculum for all these things also. हमें बच्चे को समझाना चाहिए स्टेज पे, it's okay. It's okay to have changes. It's okay to cry. It's okay to be happy. हर चीज़ के बारे में communicate, educate your child. एजुकेट करना बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मैम इसमें ना पेरेंट्स का ये भी रहता है कि यार हमने बहुत थेरेपिस्ट देख लिए, थेरेपी ले ली, तरह तरह की चीज़ें हमने कर ली, बट फिर भी बच्चे के अंदर हम चेंजेस नहीं देख पाते, तो कैसे पेशेंस रखा जाए? आपने अभी एक चीज़ बोली कि हमने बहुत थेरेपिस्ट देख ली, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट।
क्योंकि हम मंथली चेंज कर देते हैं यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. अगेन आई एम सेइंग, हम लोग एक थेरेपिस्ट है, हमारे पास कोई, वी आर नॉट हैविंग मैजिक वॉन्ड, हमारे पास कोई नहीं है हम घुमाएंगे और चला देंगे. नो, इट्स अ टीम वर्क इन्वॉल्व्स पेरेंट. बी कंसिस्टेंट, फॉलो द गाइडलाइंस जो आपको दी जा रही है, घर पे कीजिए. प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिए, नहीं हो रहा, वी आर हेयर टू हेल्प यू अगेन. बट ये मत बोलिए कि एक सेशन ले लिया हफ्ते में 3 बार अगर आप आ रहे हैं तो हम कुछ कर देंगे. नहीं, यू हैव टू हैव, मतलब स्टिक टू वन थेरेपिस्ट फॉर एट लीस्ट, एल से 2 years दो तो सही उसको. क्योंकि ये 2 साल नहीं दे रहे, एटलीस्ट 6-7 महीने तो दो, काम तो करने दो. बिल्कुल. और सबसे बड़े थेरेपिस्ट तो पेरेंट्स ही है ना. आपको पता ही नहीं आपका बच्चा कितना टाइम लेगा. मैं उसको जबरदस्ती नहीं बिठाऊंगी जब तक उसकी मेरे साथ रैपो अच्छी नहीं होगी. आई विल नेवर स्टार्ट वर्किंग. आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी इन द कम्फर्ट जोन. वो मुझे वेलकम करे, मुझे ऐसा इन्वायरमेंट उसको देना है. ये नहीं देना कि मेरे आते ही वो भाग जाए. आई वॉन्ट माई स्टूडेंट टू बी हैप्पी, क्योंकि मेरे को 45 मिनट्स 100% दे रहा है. तो कभी आपको लगा किसी बच्चे के साथ ऐसा कि बहुत मुश्किल है इसको नॉर्मल करना? ऑनेस्टली कभी नहीं लगा. अच्छा. क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो बैक ऑफ द माइंड बाकी सारी चीज़ें बाहर होती हैं. उस समय सिर्फ एक चीज़ होती है, दोस्ती करके निकलेंगे. और सबसे फेवरेट केस कौन सा अभी तक का जो आपको अभी तक लगता है कि वाह ये सबसे शानदार था मोमेंट? मेरे लिए ऑनेस्टली मेरे बच्चों का जब वेलकम करते हैं ना वो मुझे, मेरे लिए वो वाओ मोमेंट होता है मेरी लाइफ का. एवरी डे वो मुझसे ऐसे मिलते हैं जैसे बहुत सालों बाद मिल रहे हैं. हर रोज़ वो मुझसे सेम एनर्जी में, कई बच्चे पैर छुएंगे, कई बच्चे हग करेंगे. वो एवरी डे वो टच ना अलग लेवल का होता है. सो मुझे पता है कि आई एम इन माई हैप्पी जोन. सो एवरी डे इज़ अ वाओ मोमेंट फॉर मी. क्योंकि जैसे अब मैं आज आपसे मिलूँ, मैं आपसे 10 दिन बाद मिलूंगी तो मेरा ठीक है थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया. एवरी डे तो नहीं होगा. हमारे बच्चों का एवरी डे होता है. तो मतलब वहाँ पे आपको एक नई चीज रोजाना मिलती है कि हाँ बच्चों के देख तो इम्प्रूवमेंट भी आपको दिख गया, आपको पता है कि आपको क्या चीज मिल रही है. तो हमेशा कहते हैं जिस प्रेमिसेस में हम रहते हैं ना, वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा खुश हैं. जैसे ही प्रेमिसेस पार होती है तब टेंशन शुरू होती है. और जहाँ पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? सर मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आप अकेले नहीं हैं और गिव अप मत कीजिए. इन बच्चों के अंदर सीरियसली पेरेंट्स बहुत मोमेंट्स आते हैं सर, हमारे भी आते हैं, हमारे भी बहुत मेल्टडाउन्स आते हैं. बट सिर्फ एक ही मैसेज आता है, यू स्टार्टेड दिस जर्नी, इट्स नॉट येट एंड. सो यही चीज़ हमें हर रोज़ उठाती है. और ये भी समझा ऑटिज्म बीमारी नहीं है. नहीं, इट नॉट एट ऑल अ बीमारी. इट्स लाइक डिजीज. अगर आपने समझ लिया तो फिर ये कुछ और ही बन जाएगा. इट्स जस्ट लाइक अस, अ डिफरेंट ब्रेन हु वर्क्स डिफरेंटली. और उस पर हमें काम करने की जरूरत है. बस आप अपने भी तो करते हैं. कई बच्चे होते हैं ना जो अच्छा नहीं पढ़ते, एफर्ट डालते हैं, जस्ट डालिए. और जो पेरेंट्स लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो ज़्यादा पेरेंट्स जो रेगुलर स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनके लिए डॉक्टरों के चक्कर में. अच्छा. सो मैं अभी सिर्फ यही कहूँगी, रुक जाओ, थम जाओ, थोड़ा सा अपने आप को रेडी करो कि इट्स अ टाइम टू स्टार्ट वर्क. पॉज, रेडी योर ब्रेन एंड बच्चे के साथ काम करना शुरू करो. और सिर्फ काम करना है, खेलो, प्ले विद द चाइल्ड. रोजाना बच्चे को आपको 1 घंटा तो देना है. उसका भी सर स्ट्रक्चर है. कितनी 1 घंटे का स्पैन बहुत बड़ा टाइम है. अच्छा, ये समझा दीजिए कि जो पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे उनको कैसे टाइम देना चाहिए. क्योंकि देखिए ना, हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब में आज के डेट में हम देखते हैं. पेरेंट्स, बच्चा घर पर अकेला हो जाता है, या तो दादा दादी के साथ है, किसी और के साथ है. पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते, वो कैसे अपने बच्चे को टाइम? सर हम ये कहते हैं 15 मिनट दो, अच्छा दो, एंड डिवाइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर थेरेपीज आप 3 ले रहे हैं तो एक पार्ट पापा करवा लें, एक पार्ट मम्मा करवा लें. अगेन जब तक रोल अपना स्केड्यूल नहीं बनाओगे कोई सामने नहीं आएगा. पर एटलीस्ट हाफ एन आवर देना ही देना है बच्चे को. और मैं यहाँ पर अगर आप बात करें तो मैं कहूँगी हाफ एन आवर 3 बार देना है. अच्छा. ये भी कम है, बट एटलीस्ट 3 बार मीनिंगफुल हाफ एन आवर दीजिए. आप देखिए. और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं दैट शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड. स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि एक बच्चे को पता हो उसकी लाइफ का ये टाइम में क्या करना है मुझे. एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स, क्योंकि हमारे बच्चों को विजुअल से लर्निंग होती है. आपका भी तो टाइम टेबल है. आज मैंने आपके पास आना है, आपके कैलेंडर में है. वाई नॉट आर स्टूडेंट, आर किड्स? उनको क्यों नहीं पता उनके पास कौन कब आने वाले हैं? उनको पता ही नहीं. कभी भी हम उठा के घुमाने ले जाते हैं, कभी भी उठा के हम खाना खिला देते हैं. सो अनप्रिडिक्टेड चीज़ बच्चे के बिहेवियर्स को हमेशा बढ़ाती है. रूटीन और टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे पास एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि मैम ये तो रिजिड हो जाएगा. सो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इस रूटीन को फेड कैसे करना है. हम हमेशा कहते हैं कि ब्लैंक कार्ड्स लगाइए, दैट विल गिव द फ्लेक्सिबिलिटी कि ये ब्लैंक कार्ड ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है.
जब बच्चा ये ट्रेंड हो जाता है तो हम बच्चे को बोलते हैं अपना स्केड्यूल बनाइए हमारे साथ बैठ के, आज आप मम्मा का बना दीजिए। इट्स अ स्टेप्स। हाँ, तो आपको हर स्टेप से जाना पड़ेगा। ग्रेट। और जो पेरेंट्स अभी ये सोचते हैं कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, हमारे बच्चों को नहीं कर पा रही, उनके लिए क्या मैसेज सर ये हमारा माइंडसेट है, आप कितने स्ट्रांग हैं वो मैटर करता है। हमारे साथ भी बहुत सिचुएशंस होती थी। मैं आपको 2009 से स्टार्ट की हुई है जर्नी। हम लोग मेट्रो में लेके बच्चों को राइड पे जाते थे, हमें लोग ऐसे देखते थे, बट हमने रोका नहीं ना। हम तो आज भी लेके जाते हैं। हम पूरा मूवी हॉल साथ बैठ के देखते हैं, पीछे बैठे हैं हमारे बच्चे भी बैठे हैं। सो ये आपका माइंडसेट है। अगर आप ही रुक गए तो कैसे एक्सेप्टेंस होगी? पहले घर के अंदर तो एक्सेप्टेंस लाओ। सो हमेशा हर सोशल गैदरिंग में अपने बच्चे को लेके जाओ। हम वहाँ पे तो एकदम बच्चे को दूर कर देते हैं हमेशा कि लेके लोग जाइए। क्या कहेंगे। हमेशा लेके जाइए, चाहे थोड़ी देर के लिए लेके जाइए, एक राउंड मरवा के वापस ले आइए, बट ये मत कीजिए कि तो घर बच्चे पे का बैठ इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है उस Yes. चीज़ के अंदर। आपने उसको वो जोन दे दिया जिसमें वो अकेला खुश है, तो फिर कैसे डेवलप होगा? और कौन कौन से ऐसे मैम आप टिप्स देना चाहेंगे जिसे खासतौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए आज के पेरेंट्स को, कि अगर उन्हें लग रहा है कि उनका बच्चा नॉर्मल नहीं है तो सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें? सर देखिए, मैं इस चीज़ में सबसे पहले ये कहूँगी कि बच्चे को ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में जो हम इन्वॉल्व करते हैं, दैट शुड बी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। ठीक है, हम बहुत जगह आजकल ट्रेंड है ये भी कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स भी कर ले, मेरा बच्चा ये भी कर ले। उसके लिए क्या बेनिफिट है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हर बच्चे के लिए हर चीज़ नहीं है। सो आपके बच्चे के लिए क्या है ये पता होना चाहिए। आपकी इन्वॉल्वमेंट हर एक्टिविटी में होनी चाहिए, चाहे फीडबैक के लिए ही हो। ठीक है, दूसरा आप उसे क्या ऑफ़र कर रहे हैं, आई मीन क्या उसके लेवल की चीज़ ऑफ़र हो रही है। अगर मैं आपसे से बेस लाइन की बात करी थी, आपके बच्चे को 2 वर्ड्स कम्युनिकेशन समझ आती है और आप उसे उससे बड़े लेवल का काम दे रहे हैं, वो उसके लिए यूजफुल नहीं है, तो प्लीज़ पहले चेक कीजिए एंड गिव ऑलवेज अ वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन टू द चाइल्ड एंड वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द चाइल्ड। कोई चेंजेस भी है ना तो उसको एक्सप्लेन करके दीजिए। ठीक है, एंड डोंट से नो जो मैंने पहले बोला था, नेवर से नो, गिव ऑल्टरनेट। एंड मेल्टडाउन के टाइम पे कभी भी कोशिश मत कीजिए कि आप बिहेवियर मॉडिफाई कर पाएंगे। वर्क मोर ऑन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीन्स बिहेवियर होने से पहले के जो हमारे साइंस होते हैं उन पे ज़्यादा काम कीजिए रादर कंसिक्वेंसेस पे। और जो पेरेंट्स अब इस पॉडकास्ट को देख रहे हाँ होंगे, जी। अब अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कैसे वो अपने बच्चे को आपके पास लाकर नॉर्मल बना सकते हैं? सर आपने एक वर्ड बोला नॉर्मल। हम लोग बच्चे को एक लेवल पे इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। मेरे हिसाब से हम सब नॉर्मल हैं। हाँ, ठीक है, तो मेरे बच्चे वैसे ही नॉर्मल है, राइट। सो यहाँ पर मैं बोलूँगी आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं डिटेल्स डेफिनेटली आप मेंशन करूँगी। बाकी आपको मेल आईडी भी मेंशन किया जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी होगा, आप हमसे बात कर सकते हैं और जो हमसे आपको गाइडेंस के लिए बेस्ट होगा वो हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। और एक छोटा सा मैसेज मैं यहाँ देना चाहूँगी, आप लोग अकेले नहीं हैं, इट्स अ जर्नी। और इस जर्नी के लिए जितना ज़्यादा एक्टिव पेरेंट होता है वो जर्नी अपने आप स्मूथ हो जाती है। हमारे बच्चों के सिर्फ काम करने के तरीके अलग हैं, उन तरीक़ों को आप उनको दीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए और प्यार से कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आगे काम कर लेंगे। वाह, बहुत शानदार। मतलब आपका मैसेज भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, लोगों की लाइफ चेंज करेगा, उन पेरेंट्स की जो ख़ास तौर पर ना इस फेज़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये फेज़ लाइफ का इतना इजी तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देता है, क्योंकि हम अपने बच्चे को एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि हमारा बच्चा औरों की तरह नहीं है। तो उम्मीद है कि ये आज के पेरेंट्स को बहुत कुछ सिखा के जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग जुड़िए, क्योंकि तनु राजपूत मैम मैंने 1 घंटे में ऑब्जर्व कर लिया कि बहुत कुछ है इनके पास, बस आपको एक बार आने की ज़रूरत है। क्योंकि ना जब हमें सही डायरेक्शन मिल जाता है, सही रास्ता हमें मिल जाता है ना, तो हमें पता है कि हमारी मंजिल हमें मिल जाती है। और ये पॉडकास्ट तनु राजपूत मैम के पास आपको ज़रूर लेके जा रहा है, क्योंकि आपका बच्चा अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि ऑटिज़म जिसको आपके माइंड के अंदर ही बता दिया गया कि बीमारी है, तो वो बीमारी नहीं है। आपका बच्चा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनेगा, जैसे कहा नॉर्मल हम सब हैं। इसको करेक्ट करना, इंडिपेंडेंट बनाना अपने बच्चे को। आपको वो स्कूल में भी पढ़ेगा, वो ट्यूशन में भी पढ़ेगा, वो स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेगा, वो हर वो चीज़ करेगा जो आप चाहते हैं आपके बच्चे के अंदर हो। लेकिन उसके लिए आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। वो गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? तनु राजपूत मैम से। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार लगा ये पॉडकास्ट आपके साथ करके, बहुत अच्छी जानकारी आपके साथ। थैंक यू। नमस्कार मैम। थैंक यू।